हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं प्रीति प्रजापति स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट पर। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है पादप विज्ञान से पादप विज्ञान हम पढ़ रहे हैं, बॉटनी पढ़ रहे हैं। उसमें आज हम पढ़ेंगे पुष्पी पादपों में जनन कैसे होता है, या हम पहले समझेंगे कि पादप जनन क्या होता है। जैसे हमने पढ़ा था आपका जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसी तरीके से पादपों में भी क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, जनन होता है। एक पेड़ से दूसरा पेड़, दूसरे से तीसरा, इस तरीके से पादपों की संख्या में भी वृद्धि होती है। तो किस तरीके से पादपों में जनन होता है, पेड़ों में कैसे जनन होता है, वो आज हम इस क्लास में समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और हम पढ़ेंगे पादप जनन। पादप जनन भी दो प्रकार का होता है, जैसे कि जीव जनन दो प्रकार का था, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था। वो जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन होता है। ऐसे ही पादपों में भी जनन होता है और लैंगिक और अलैंगिक दो तरीके का जनन होता है। वो हम समझने वाले हैं कि ऐसे कौन से पौधे हैं जिनमें अलैंगिक होता है और ऐसे कौन से पौधे हैं जो लैंगिक जनन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और पढ़ेंगे हम सबसे पहले पादप जनन के बारे में। प्लांट रिप्रोडक्शन के बारे में हम जानने वाले हैं। तो पादप जनन सबसे पहले हम जानेंगे कितने प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। कौन कौन से दो प्रकार हैं जिसमें पादप जनन होता है? पादप जनन हम पढ़ेंगे और वो भी कितने टाइप का, दो टाइप का पादप जनन होता है। सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऐसे ही इसको बोलेंगे अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। दूसरा आता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन। लैंगिक जनन। तो पादप जनन जो है आपका प्लांट रिप्रोडक्शन है, कितने टाइप का हो जाएगा? दो टाइप का। कौन कौन सा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन, और दूसरा आपका आ जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। असेक्सुअल में क्या होता है, इसमें सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होती है। क्या बोलेंगे? इसमें एक जनक की आवश्यकता होती है, या हम कहें बात चल रही है यहाँ पर पादप की। तो यहाँ पर जो अलैंगिक जनन होगा वो बीज को छोड़कर अन्य किसी भी भाग से अगर नया पौधा उत्पन्न हो रहा है तो वो वहां पर होगा अलैंगिक जनन। क्या बोलेंगे? बीज को छोड़ करके, जैसे तना, पत्ती या फिर जड़, या फिर जड़, क्या बोलेंगे? या फिर जड़ के द्वारा अगर क्या होगा, के द्वारा जनन होगा, या हम कहें नया पौधा उत्पन्न होगा, तो ऐसी स्थिति को हम कहेंगे अलैंगिक जनन। क्या कहेंगे? अलैंगिक जनन। अगर हम बात करते हैं कि जो अलैंगिक जनन में संतान उत्पन्न होगी, यानी कि जो नए पादप पेड़ बनेंगे वो कैसे होंगे, तो वो बिल्कुल अपने जनक के समान होंगे। क्या बोलेंगे? इसमें जो उत्पन्न होंगे, उत्पन्न संतति किसके समान होगी? जनक के समान होगी। जनक के समान होगी, या हम कहें इसमें भिन्नताएं बहुत कम देखने को मिलेंगी। वही इसका उल्टा यहाँ पर हो जाएगा। इसमें क्या होगा? बीज के द्वारा जनन होगा। क्या होगा यहाँ पर? बीज के द्वारा जनन होगा। या हम ये कह सकते हैं कि जो लैंगिक जनन है ये पुष्पी पादपों में होता है। पुष्पी पादपों में होता है। पुष्पी पादपों में होता है, क्योंकि जब पुष्प होगा तभी तो बीज बनेगा, और यहाँ पर बीज की जरूरत है। लैंगिक जनन जो है बीज के माध्यम से होता है, और यहाँ पर जो संतान उत्पन्न होगी उसमें भिन्नताएं देखने को मिलेंगी। क्या बोलेंगे? संतान में
भिन्नताएं देखने को मिलेगी, भिन्नताएं क्या होंगी, पाई जाती हैं। जबकि असेक्सुअल में क्या था, जो संतान उत्पन्न होगी यानी कि जो पौधा उत्पन्न होगा वो हूबहू किसके समान होगा, अपने जनक के समान होगा। जबकि यहाँ पर भिन्नताएं देखने को मिलेंगी। यहाँ पर क्या था, किसी तना, पत्ती या जड़ के माध्यम से एक नया पौधा उग रहा था, जबकि लैंगिक जनन में क्या होगा, बीज के माध्यम से नया पौधा उगेगा। आगे बढ़े, आगे हम बात करेंगे अब एक एक कायिक जन, जो आपका ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है असेक्सुअल वाला, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कई प्रकार का होता है, तो इसकी हम बात करेंगे आगे। जैसे कि आपका कायिक जनन, ये कैसा जनन है, तो आप बताएंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हैं असेक्सुअल, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन के प्रकार, अलैंगिक जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहला प्रकार है कायिक जनन। कायिक जनन क्या है, जिस पौधे के किसी कायिक भाग से नया पौधा बनता है। कोई भी कायिक भाग यानी कि एक ऐसा पौधा जिसका आपने तना या जड़ या पत्ते को क्या किया, मिट्टी में रोप दिया और उससे एक नया पौधा अगर बन जाता है तो उसको हम कहते हैं कायिक जनन। क्या कहते हैं, कायिक जनन। जैसे जैसे में आप याद रख सकते हैं, अदरक हो गया, अदरक, आलू, अदरक, आलू, प्याज, क्या बोलेंगे, प्याज, लहसुन, ये जो है इनमें जनन होता है वो कैसा होता है, कायिक जनन पाया जाता है। कैसा जनन पाया जाता है, कायिक जनन पाया जाता है, जो कि एक अलैंगिक विधि है। कैसी विधि है, अलैंगिक विधि है। अब हम बात करते हैं, दूसरा है आपका मुकुलन। दूसरा जो टाइप है आपका क्या है, मुकुलन, बडिंग। इसमें क्या होता है, ऐसा पौधा जिसका कोई हिस्सा ज्यादा बढ़ जाए, उस हिस्से को काट कर नया पौधा बनता है। जैसे कि एक पौधा था, इसका कोई भी हिस्सा क्या करेगा, बड जैसा बना लेगा, एक गांठ जैसा बना लेगा, या हम कहें उसमें अतिरिक्त वृद्धि हो जाएगी, और अतिरिक्त वृद्धि होने के कारण क्या होगा, ये टूटकर नीचे गिर जाएगा। अब टूटकर नीचे गिरने के बाद फिर एकदम हूबहू अपने जनक के समान क्या होगा, एक पौधा नया बना लेगा। इस तरीके की विधि को क्या कहेंगे, मुकुलन कहेंगे। इस विधि को क्या कहेंगे, मुकुलन कहेंगे। और इसमें देखने को मिलेगा, आपका एग्जाम्पल याद रखेंगे, स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा में क्या होता है, मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। कैसा जनन, अलैंगिक जनन। क्योंकि जो आपका कायिक जनन है, मुकुलन है, ये किसकी विधियां हैं, अलैंगिक जनन की विधियां हैं। आगे बात करें, अगला है आपका विखंडन। विखंडन में क्या होता है, पौधे की किसी भी भाग के टूटने से बना नया पौधा। कोई भी पौधा था और वो कहीं से टूटकर, उसका कोई भी भाग टूटकर नीचे गिर गया और यही भाग क्या करेगा, एक नया पौधा फिर से उत्पन्न कर लेगा। इस विधि को क्या कहेंगे, विखंडन कहेंगे। विखंडन और मुकुलन में थोड़ा सा अंतर याद रखेंगे। विखंडन में क्या होता है, पौधे का कोई भी भाग, कोई भी पत्ता या फिर तना टूटकर गिर जाए और उससे एक नया पौधा बन जाता है, उसको हम कहते हैं विखंडन। जबकि मुकुलन में क्या था कि पौधे के कोई भी भाग का हिस्सा क्या होगा, अतिरिक्त बढ़ जाएगा, और अतिरिक्त बढ़ने के बाद फिर वो टूट कर नीचे गिरेगा, तब एक नया पौधा बनेगा, उसको हम कहेंगे मुकुलन। उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे मुकुलन, उसको हम कहेंगे विखंडन। इस तरीके से आपको याद रखना है। अगला है विखंडन का, आपका एग्जाम्पल याद रखना है, स्पाइरोगाइरा, सॉरी यहाँ पर ईस्ट लिखेंगे। जो मुकुलन है, मुकुलन किस में पाया जाता है, ईस्ट में पाया जाता है, खमीर में पाया जाता है, खमीर में पाया जाता है। और साथ ही साथ याद रखेंगे, एक कोशिकीय कवक, एक कोशिकीय कवक जितने भी हैं
उनमें भी मुकुलन की प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, जनन होता है। विखंडन में आपको एग्जाम्पल याद रखना है, स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा, क्या याद रखेंगे, स्पाइरोगायरा। बीजाणु निर्माण में क्या होता है, आपने देखा होगा कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि बड़े हो जाते हैं, उस पर फूल भी आते हैं, तो क्या नाम, कोई भी बीज बनते हैं और बीज वहीं पर झड़ जाते हैं। क्या होता है, बीज वहीं पर झड़ जाते हैं और फिर उनसे क्या होता है, पौधे, नए पौधे तैयार होते हैं। इस तरीके के जनन को हम क्या कहते हैं, बीजाणु निर्माण कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजाणु निर्माण कहते हैं। इसका आपको याद रखना है, जैसे कि हो गया फर्न या फिर बहुकोशिकीय कवक, बहुकोशिकीय कवक, इनमें क्या होता है, बहुकोशिकीय कवक में भी कैसा जनन होता है, बीजाणु निर्माण होता है। अब हम बात करेंगे लैंगिक जनन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन की। तो लैंगिक जनन के लिए सबसे पहले पादप में क्या जरूरी है, पादप में फ्लावर की जरूरत है, पुष्प की जरूरत है। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुष्प के बारे में कि क्या क्या होता है पुष्प में और फिर वहां पर कैसे होता है जनन। तो सबसे पहले पुष्प में याद रखेंगे, कोई भी अगर फ्लावर है तो उसमें कौन कौन से भाग होते हैं, ये याद रखना है आपको। उसमें कौन कौन से भाग हैं, ये आपको याद रखना है। इस तरीके से आपको कोई भी पुष्प देखने को मिल सकता है। इस तरीके से आपको एक पुष्प देखने को मिलेगा। अब इस पुष्प में क्या क्या होगा, ये देखना है। तो सबसे पहले पुष्प के भाग में हम देखेंगे, सबसे पहले पुष्प के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से, पहला है आपका कैलिक्स, क्या बोलेंगे, कैलिक्स, बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज, जो आपको ये वाली हरी वाली पत्तियां देखने को मिलती हैं। जो हरी वाली पत्तियां हैं, इनको हम क्या कहेंगे, कैलिक्स कहेंगे। टोटल मिला करके जितनी भी हरी पत्तियां होंगी उसको हम टोटल को क्या कहेंगे, कैलिक्स कहेंगे, बाह्य दल पुंज कहेंगे। अब अगर हम एक पत्ती की बात करेंगे तो इसको बोलते हैं सेपल। क्या बोलेंगे, सेपल, क्या बोलेंगे, सेपल। अकेली पत्ती अगर हरी वाली आप देख रहे हैं तो उसको हम सेपल बोलेंगे, और सभी पत्तियों को मिला करके हम क्या बोलेंगे, कैलिक्स बोलेंगे, बाह्य दल पुंज बोलेंगे। ऐसे ही जो आपको ये रंगीन पत्तियां दिखाई देंगी, या हम कहेंगे रंगीन पंखुड़ी, जिनको हम फूल में बोलते हैं पंखुड़ी, जो आपको रंगीन पंखुड़ी दिखाई देंगी, उनको हम क्या बोलेंगे, रंगीन पंखुड़ी, जो कि किस कलर की होती हैं, लाल, पीली, गुलाबी, जैसा भी आप फ्लावर देख रहे हैं उस कलर की जो पंखुड़ियां होंगी, इनको हम बोलेंगे, सभी को इकट्ठा बोलेंगे कोरोला। क्या बोलेंगे, कोरोला, या फिर दल पुंज। क्या बोलेंगे, दल पुंज, कोरोला। और अगर हम एक पत्ती की बात करें तो इसको बोलते हैं पेटल। क्या बोलेंगे इसको, पेटल। अकेली पत्ती को क्या बोलेंगे, पेटल, और कुल मिलाकर के इसको बोलेंगे दल पुंज। अब हम बात करेंगे एंडोसियम और गाइनोसियम की। जो ये दो हैं आपके पुष्प में, जो 2 भाग हैं, ये हैं सहायक जननांग। क्या बोलेंगे इनको, सहायक अंग बोल सकते हैं, एसेसरी ऑर्गन। क्या बोलेंगे, एसेसरी ऑर्गन, एसेसरी ऑर्गन।
एसेसरी ऑर्गन जो आपके एंडोसियम और गाइनोसियम है, एंडोसियम और गाइनोसियम, हिंदी में बोले तो उमंग और इसको बोलेंगे जायांग, जायांग, उमंग और जायांग, एंडोसियम और गाइनोसियम ये होते हैं आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जनन अंग, क्या बोलेंगे, जनन अंग, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जनन अंग इनको बोलते हैं। और अगर हम बात करें एंडोसियम की, जो पुमंग है ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्या बोलेंगे इसको, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और इसको हम अलग से बोलते हैं स्टेमन, क्या बोलेंगे, स्टेमन, 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 क्या बोलेंगे इसको, स्टेमन। ऐसे ही बात करें अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको पुमंग बोलेंगे, और फीमेल पार्ट की बात करें, फीमेल जो आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसकी बात करें तो इसको हम बोलते हैं कार्पल, फीमेल वाले को क्या बोलेंगे, जायंग को कार्पल, कार्पल, स्टेमन और कार्पल। अब हमको इन दोनों के बारे में अलग अलग पढ़ना है, स्टेमन और कार्पल के बारे में पढ़ना है। हिंदी में बोले तो इसको बोलेंगे पुंकेसर, पुंकेसर, और इसे बोलेंगे स्त्री केसर, क्या बोलेंगे, स्त्री केसर। पुमंग और पुंकेसर और स्त्री केसर के बारे में हमें पढ़ना है। जैसे कि अब आप ये फूल देख रहे हैं तो इस फूल में ये वाला भाग आपको देखने को जो मिल रहा है इसको हम कहेंगे स्त्री केसर, क्या बोलेंगे, स्त्री केसर। ऐसे ही कुछ फूल में आपने देखा होगा पतले पतले धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, इस तरीके से आपको संरचनाएं देखने को मिलती हैं, इसको हम बोलते हैं स्टेमेन, स्टेमेन, स्त्री के, सॉरी पुंकेसर, क्या बोलेंगे, पुंकेसर, क्या बोलेंगे, पुंकेसर। तो इनको अगर हम अलग अलग बात करते हैं, अगर हम बात करें अलग अलग पुंकेसर और स्त्री केसर की, तो ये आपका रहा पुंकेसर। इसमें क्या होता है, इसके भी 3 भाग देखे जाते हैं, कितने भाग देखे जाते हैं, 3 भाग यहाँ पर देखे जाते हैं, जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, स्टेमन में, यह है आपका स्टेमन, जिसमें आपको ये देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं फिलामेंट, फिलामेंट, तंतु, क्या बोलेंगे, तंतु, फिलामेंट। और आपको ये जो संरचना देखने को मिलेगी इसको हम बोलेंगे एंथर, क्या बोलेंगे, एंथर, पराग कोश, क्या बोलेंगे, पराग कोश, पराग कोश। फिर क्या होता है, इसी पराग कोश में क्या होंगे, कुछ आपको ऐसे ऐसे कण देखने को मिलेंगे जिनको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन, क्या बोलेंगे, पोलन ग्रेन, पराग कण, पराग कण। तो ये है आपका मेल रिप्रोडक्टिव, यानी पुष्प में जो आपका मेल पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो भी किसमें, पुष्प का, पुष्प का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें कितने भाग हैं, 3 भाग, जो कि पोलन ग्रेन यानी परागकण, और ये कहाँ है, परागकोश में है, एंथर में है, इसी तरीके से जिससे जुड़ा हुआ है इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। अब आते हैं, हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी, तो यहाँ पर हम बात करेंगे फीमेल, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, रिप्रोडक्टिव पार्ट की, जो कि आपको बीच वाला भाग देखने को मिलेगा, जो कि आपको बीच वाला भाग देखने को मिलेगा। इसमें कितने पार्ट होते हैं, इसमें भी आपको
कितने पार्ट देखने को मिलेंगे? 3 पार्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें ये वाला भाग आपका कहलाता है स्टाइल। क्या कहलाएगा? स्टाइल। वर्तिका, वर्तिका। इसके ऊपर वाला भाग जो इस तरीके से होता है, इसको हम कहते हैं स्टेग्मा, स्टेग्मा। वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। याद रखेंगे, ये क्या था? ये क्या था? वर्तिका। ये क्या था? वर्तिका स्टाइल। जबकि ऊपर वाला क्या है? स्टेग्मा। इसको हम बोलते हैं वर्तिकाग्र। और ये वाला भाग आपको दिखाई देगा, इसको कहते हैं ओवेरी, अंडाशय, अंडाशय। क्या बोलेंगे? ओवेरी, अंडाशय। और ये है आपका ओव्यूल, ओव्यूल। क्या है? अंडाणु, अंडाणु। तो ये आपको फूल में यानी पुष्प में 2 भाग देखने को मिलेंगे, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ये पुष्प में पाए जाते हैं। तो अब क्या होगा? अब ध्यान से समझना ये है कि जो ये पॉलन ग्रेन यहाँ बन रहे हैं, कहाँ बन रहे हैं? तो ये बन रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, और कहाँ पर? एंथर में यानी परागकोश में। अब यही पॉलन ग्रेन कहाँ जाएंगे? इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के वर्तिकाग्र तक। कहाँ तक जाएंगे? वर्तिकाग्र तक जाएंगे। और इसी क्रिया को हम कहते हैं पॉलिनेशन। क्या कहेंगे? पॉलिनेशन, पॉलिनेशन, परागण। क्या कहेंगे? परागण। अब कैसे जाते हैं ये हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो एंथर से यानी पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक, स्टिग्मा तक जाना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है, परागण कहलाता है। आगे बात करें तो आता है आपका परागण, पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या था? पराग कोश में जो पराग कण थे उनका कहाँ तक पहुंचना? वर्तिकाग्र तक पहुंचना। क्या कहलाएगा? परागण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पॉलिनेशन कहलाएगा। जब पराग कण पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो क्या कहलाता है? परागण कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। यदि पराग कण का निषेचन बीजांड के साथ हुआ है तो क्या होगा? बीज बनते हैं। बीजांड के साथ अगर पराग कण कहाँ आएंगे? वर्तिकाग्र तक, और वर्तिकाग्र से कहाँ आएंगे? अंडाणु तक आएंगे, या हम कहें बीजाणु तक आएंगे। यहाँ पर बीजाणु लिखेंगे, ओव्यूल मतलब बीजाणु। बीजाणु तक आएंगे तो क्या होगा? बीज बन जाएगा। क्या बनेगा? बीज बनेगा। अगर इसके साथ निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन, यानी कि जो आपका पॉलन ग्रेन यानी परागकण कहाँ तक आएगा? बीजाणु तक आएगा तो बीज का निर्माण हो जाएगा। और अगर परागकण का निषेचन किसके साथ हुआ? ओवरी के साथ हुआ, अंडाशय के साथ हुआ, तब क्या बनेगा? तब बनता है फल। क्या बनता है? फल बनता है। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है कि अगर निषेचन अंडाशय के साथ होगा तो क्या बनेगा? तो बनेगा फल। और अगर निषेचन बीजाणु यानी ओव्यूल के साथ हो रहा है तो क्या बनेगा? तो बनेगा बीज। क्या बनेगा? बीज बनेगा। आगे बात करते हैं, यदि परागकण का निषेचन अंडाशय के साथ हुआ है तो क्या बनेगा? तब बनेगा आपका फल बनेगा। क्या बनेगा? फल बनेगा। आगे बात करें, जब बिना निषेचन के अंडाशय या अन्य भाग से फल बनता है तो उस फल को क्या कहते हैं? असत्य फल कहते हैं, फॉल्स फ्रूट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फॉल्स फ्रूट्स। फॉल्स फ्रूट्स कहा जाता है कब? जब बिना निषेचन के अंडाशय से क्या बन जाए? फल बन जाए। बिना निषेचन के क्या होगा? अगर ओवरी से फल बन जाता है तो उसको हम कहते हैं असत्य फल। जैसे सेब। जैसे क्या याद रखेंगे एग्जाम्पल में? सेब। सेब जो है वो एक तरीके का कैसा फल है? असत्य फल है, फॉल्स फ्रूट्स है। कैसा फल है? असत्य फल है, फॉल्स फ्रूट्स है। अब हम बात करेंगे परागकण के प्रकार। किस किस तरीके से परागण हो सकता है? किस किस तरीके से परागण
हो सकता है। तो एक है स्वपरागण और दूसरा है परपरागण। स्वपरागण में क्या होता है? स्वपरागण में क्या होगा, जब भी परागकण क्या होंगे, अपने ही पुष्प या फिर क्या होगा, अपने पेड़ के किसी भी पुष्प के पास जाता है। क्या बोलेंगे? परागकण अपने पुष्प यानी पराग कोश से अपने पुष्प के वर्तिकाग्र तक या उसी पेड़ के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाता है, तो क्या होगा? स्वपरागण होगा। जैसे मान लिया कोई पेड़ है और इस पेड़ में कई फूल हैं, इस पेड़ में क्या है? कई पुष्प हैं, और इन पुष्पों में क्या है? दो जो आपका स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों है, स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों है। तो या तो परागकण जो है वो इसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाए, या तो क्या होगा, परागकण इसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक जा रहे हैं, या फिर इसी पेड़ के किसी भी पुष्प तक अगर परागकण जा रहे हैं, तो वो कैसा परागण होगा? स्वपरागण होगा। कैसा परागण होगा? स्वपरागण होगा। यही बात यहाँ पर क्या होगी, जब परागकण क्या होंगे? पराग कोश से किसी दूसरे पेड़ के वर्तिकाग्र तक जाते हैं, तो क्या होता है? परपरागण होता है। क्या होता है तब? परपरागण होता है। जैसे यहाँ पर एक पुष्प था, एक पेड़ था, और इसमें क्या थे? पुष्प थे। इसमें क्या थे? पुष्प थे। और एक दूसरा पेड़ था, इस पे भी क्या थे? फूल थे। इस पे भी पुष्प थे। अब यहाँ से परागकण कहाँ आएंगे? किसी दूसरे पेड़ के वर्तिकाग्र तक, किसी दूसरे पेड़ के फूल के वर्तिकाग्र तक आ रहे हैं, तो यहाँ पर कैसा परागण होगा? परपरागण। क्या होगा? परपरागण। और जब एक ही पेड़ तक पोलन ग्रेन रहते हैं, परागकण रहते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्वपरागण। क्या कहते हैं? स्वपरागण। तो ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि किस किस तरीके से परागण हो सकता है, किसके द्वारा परागण हो सकता है, यानी जो पोलन ग्रेन है वो माध्यम से किस माध्यम से हम कहें कि परागकोश से वर्तिकाग्र तक जाते हैं। किस माध्यम से परागकोश से वर्तिकाग्र तक जाते हैं, ये हमको यहाँ पर देखना है कि परागण किस किस माध्यम से हो सकता है। जैसे है आपका एंटेमोफिली। क्या बोलेंगे? एंटेमोफिली। तो ये होता है कीट परागण। क्या बोलेंगे? कीट परागण। ये कैसे होगा? जैसे कोई भी कीट था, वो एक पुष्प पर बैठा, और पुष्प पर भी कहाँ बैठा? एंथर पर। और फिर एंथर में क्या थे? आपको पता है परागकोश में क्या है? परागकण है। तो परागकण इस कीट के पैर में चिपक गए, और फिर यही कीट जाकर के किसी दूसरे पुष्प पर बैठा, यानी हम कहें कि या तो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या फिर किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच गया। तो इस तरीके को, इसको हम कहेंगे एंटोमोफिली, यानी कीट परागण। कीटों के द्वारा परागकण को कहाँ से? परागकोश से वर्तिकाग्र तक ले जाया जा रहा है। परागकोश से वर्तिकाग्र तक
किसके द्वारा? कीटों के द्वारा ले जाया जा रहा है। तो इस तरीके के परागण को हम कहेंगे एंटोमोफिली। इसी तरीके से हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली में क्या होता है? पानी के द्वारा, पानी के द्वारा, या हम कहें जल परागण। जैसे बारिश हुई और बारिश में क्या हुआ, जो पराग कण थे वो पानी के द्वारा पानी में आ गए। पराग कण कहाँ आ गए? पानी में। और वही पानी जाकर के किसी पुष्प से लग गया और उस पुष्प में क्या था? वर्तिकाग्र था, यानी कि जो मादा नर भाग था, मादा भाग था, उसमें क्या था? वर्तिकाग्र था। और वर्तिकाग्र तक परागकण पहुंच गए, किसके द्वारा? पानी के द्वारा। तो इस परागण को हम क्या कहेंगे? हाइड्रोफिली। क्या कहेंगे? हाइड्रोफिली। यानी जल के माध्यम से पराग कणों का पराग कोश से कहाँ जाना? वर्तिकाग्र तक जाना। कहाँ जाना? वर्तिकाग्र तक जाना। ऐसे है मर्मिकोफिली। मर्मिकोफिली आपको याद रखना है चींटी के द्वारा। किसके द्वारा? चींटी के द्वारा। चींटी के द्वारा, चींटी के द्वारा पराग कोश से पराग कणों को का कहाँ तक जाना? वर्तिकाग्र तक जाना। इस तरीके से आगे याद रखेंगे ऑर्निथोफिली। पक्षी के द्वारा, पक्षी के द्वारा जो परागण होगा उसको क्या बोलेंगे? ऑर्निथोफिली। क्या बोलेंगे? ऑर्निथोफिली। ऐसे है एनिमोफिली। क्या बोलेंगे? एनिमोफिली। एनिमोफिली। क्या बोलेंगे? एनिमोफिली। तो इसमें क्या था? ऑर्निथोफिली में पक्षी के द्वारा, यानी पक्षी किसी पराग कोश पर बैठा, वहां से पराग कणों को अपने पैरों में चिपकाया और दूसरे वर्तिकाग्र पर जाकर के पहुंच गया। तो इस तरीके से हो गया पक्षी के द्वारा। एनिमोफिली की बात करें तो ये हो गया हवा के द्वारा। हवा के द्वारा पराग कोश का पराग कोश से पराग कणों का कहाँ तक जाना? वर्तिकाग्र तक जाना। आगे बात करें ओफियोफिली। ओफियोफिली में सांप के द्वारा, याद रखेंगे सांप के द्वारा जो परागण होगा उसको क्या बोलेंगे? ओफियोफिली। तो एंटोमोफिली कीट परागण, हाइड्रोफिली जल परागण, मर्मिकोफिली चींटी परागण, ऑर्निथोफिली पक्षी परागण, एनिमोफिली हवा परागण यानी कि पवन परागण भी कह सकते हैं, ओफियोफिली सांप के द्वारा परागण। इस तरीके से आपका जो है इन माध्यम से हम कह सकते हैं कि पराग कोश से पराग कण कहाँ आ सकते हैं? वर्तिकाग्र तक आ सकते हैं। जल के द्वारा आ सकते हैं, हवा के द्वारा आ सकते हैं, कीटों के द्वारा आ सकते हैं, पक्षियों के द्वारा आ सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा? जो पराग कण हैं कहाँ पहुंचेंगे? वर्तिकाग्र तक पहुंच सकते हैं। आगे बात करते हैं पुष्प के प्रकार। पुष्प के प्रकार। तो पुष्प जो है आपके दो प्रकार के होंगे। पुष्प कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के होंगे। कौन कौन से दो प्रकार हैं? तो याद रखेंगे, एक तो होता है आपका एकलिंगी पुष्प। एकलिंगी, एकलिंगी पुष्प। यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल। ऐसे ही आपका द्विलिंगी पुष्प, द्विलिंगी पुष्प। बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। एकलिंगी में क्या होता है? कोई या तो नर जनन पार्ट होगा या फिर मादा जनन भाग होगा, यानी कि एक पुष्प में क्या होगा? एक ही तरीके का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। क्या बोलेंगे? या तो नर या फिर मादा, मादा जनन भाग पाया जाएगा। क्या होगा? मादा जनन भाग पाया जाएगा। बाइसेक्सुअल में क्या होगा? इसमें दोनों होंगे। दोनों होंगे का मतलब, दोनों होंगे का मतलब जैसे स्टेमन भी होगा और कार्पल्स होगा, यानी कि स्त्री केसर और पुंकेसर इसमें दोनों पाए जाएंगे बाइसेक्सुअल में। जैसे याद रखेंगे बाइसेक्सुअल का गुड़हल। क्या याद रखेंगे? गुड़हल और सरसों। सरसों ये जो फूल हैं ये कैसे हैं? बाइसेक्सुअल हैं, यानी कि द्विलिंगी पुष्प हैं। कैसे पुष्प हैं? द्विलिंगी पुष्प हैं। इसमें आप याद रख सकते हैं पपीता। क्या याद रखेंगे? पपीता। तो इस तरीके से आपके जो पुष्प के प्रकार हैं वो कितने हैं? दो प्रकार हो गए, एकलिंगी और द्विलिंगी। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की।
कि कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ पर देखे जा सकते हैं। जैसे पौधों में प्रजनन के कितने प्रकार होते हैं, तो कितने प्रकार का आपने पौधों में जनन देखा, वो हो जाएगा आपका 2 प्रकार। कौन कौन से थे, एक था आपका लैंगिक और दूसरा अलैंगिक। अलैंगिक की बहुत सारी विधियां थी जो कि आपने देखी, कायिक हो गया, विखंडन हो गया, बीजाणु निर्माण हो गया। दूसरा क्वेश्चन है अलैंगिक प्रजनन में कौन सा तरीका शामिल नहीं है, कटिंग, ग्राफ्टिंग, बीज द्वारा, कमलबद्ध द्वारा। तो आप जानते हैं अलैंगिक प्रजनन बीज के माध्यम से नहीं होता है। बीज को छोड़कर आप किसी भी माध्यम से अगर जनन करा रहे हैं तो वह कैसा जनन होगा, वो होगा आपका कैसा जनन होगा, अलैंगिक जनन होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बीज के माध्यम से। आगे बात करते हैं बीज किस प्रकार के प्रजनन का उदाहरण है, तो आप बता सकते हैं अलैंगिक, लैंगिक, कृत्रिम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बीज जो है किस में भाग लेता है, लैंगिक जनन में भाग लेता है। किस में भाग लेता है, लैंगिक जनन में भाग लेता है। आगे बात करते हैं हम पौधों में लैंगिक प्रजनन के लिए आवश्यक प्रमुख संरचना क्या है। पौधों में अगर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराना है तो उसमें क्या आवश्यक है, जड़, तना, पत्ती या फिर फूल। तो जड़, तना, पत्ती से ये कैसा जनन हो सकता है, अलैंगिक जनन हो सकता है, जबकि फूल के माध्यम से लैंगिक जनन कराया जाता है। फूल के माध्यम से क्या होता है, लैंगिक जनन कराया जा सकता है। फूल के माध्यम से क्या होगा, लैंगिक जनन कराया जा सकता है। आगे बात करते हैं फूल में नर युग्मक कहाँ बनते हैं। फूल में नर युग्मक, या हम बात करें नर युग्मक को हम कह सकते हैं परागण, परागकण, पॉलन ग्रेन। कहाँ बनते हैं, वर्तिकाग्र में, वर्तिका में, परागकोश में या फिर अंडाशय में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परागकोश में। कहाँ बनते हैं, परागकोश में। और परागकोश से वर्तिकाग्र तक जाने की क्रिया क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। आगे बात करें किस प्रकार के पौधे में परागण हवा द्वारा होता है, कीट परागण, जल परागण, पवन परागण, पक्षी परागण। तो आप ये बता सकते हैं अगर हवा के द्वारा होगा तो उसको एनिमोफिली भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, एनिमोफिली भी बोलते हैं। आगे बात करें एक ही पौधे में नर और मादा फूलों की उपस्थिति को क्या कहा जाता है। अगर नर और मादा पार्ट एक फूल में ही है तो उसको हम कैसा पौधा बोलेंगे, उभयलिंगी, एकलिंगी, एकवासी, द्विवासी। क्या बोलेंगे, तो उभयलिंगी, यानी कि द्विलिंगी। उभयलिंगी का मतलब द्विलिंगी। निम्नलिखित में से कौन सा परागण का प्रकार नहीं है, स्वपरागण, पर परागण, कृत्रिम परागण, वायवीय परागण। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कृत्रिम परागण। ये गलत तरीका है परागण का। आगे बात करें पुष्पी पादपों में नर जनन अंग कहाँ क्या कहलाता है। जो पुष्पी पादप हैं उनमें नर जनन भाग को हम क्या कहते हैं, वर्तिका, अंडाशय, परागकोश या फिर पुंकेसर। तो इसको हम कहते हैं परागकोश। क्या कहते हैं, नर जनन अंग को हम क्या कहते हैं, सॉरी परागकोश तो पुंकेसर का भाग हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, पुंकेसर, स्टेमन। क्या बोलेंगे, स्टेमन, जिसके 3 पार्ट हैं, कौन कौन से, परागकोश, परागकण और फिलामेंट। परागकोश, परागकण और फिलामेंट। कौन सा भाग भ्रूण कोश में परिवर्तित होता है, वर्तिकाग्र, परागकण, अंडाशय या फिर अंडाणु। तो भ्रूण कोश में कौन सा भाग परिवर्तित होता है, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ओवरी या फिर अंडाशय। आगे बात करें किस प्रकार के पौधे जल परागण दिखाते हैं। किस प्रकार के पौधे जल परागण दिखाते हैं, नारियल, हाइड्रिला, सूरजमुखी या फिर गेहूं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी, जिसमें हमने पढ़ा है पादप जनन, कि पादप जो है किस किस तरीके से जनन करते हैं, जो कि आपके 2 तरीके थे, लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक जनन जो पुष्पी पादपों में होता है वो हमने अच्छे से कवर किया है। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।